वेलकम बैक दोस्तों। I welcome you all to the sixth part of our series Decoding Python on our YouTube channel DoPy। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा बेसिक्स ऑफ पाइथन, जिसमें कि वेरिएबल क्या होते हैं, उसमें असाइनमेंट कैसे करते हैं, और फिर हमने देखा कि डिफरेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और फिर थॉनी पे कैसे काम करना है ये देखा। आज के पार्ट में जो हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज रिगार्डिंग एल्गोरिथम एंड इफ स्टेटमेंट। यानी अब हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग से थोड़ा ऊपर जाने वाले हैं, जहां पर कि लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग होगी, जो हमारा प्रोग्राम रन करते वक्त लॉजिक को इवेलुएट करेगा। तो बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ लॉजिक, तो उसके लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रोग्रामिंग को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, सो दैट एक प्रॉपर लॉजिक एग्जीक्यूट। तो स्ट्रक्चर जो हम प्रोग्रामिंग को करते हैं, उसका जो बेस होता है, जब हमें कोई एक कोडिंग करनी है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। मान लीजिए हमें पता है कि हमें यूजर से दो नंबर इनपुट लेने हैं, दोनों को ऐड करना है, और हमें ये देखना है कि सम जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, और वो आउटपुट देना है कि सम इज पॉजिटिव, और अगर निगेटिव है तो आउटपुट विल बी सम इज निगेटिव। तो ऐसे केसेस में, ये तो बहुत ही एक छोटा सा मैंने लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम आपको बताया है, बट ऐसे केसेस में क्या तरीका है आगे बढ़ने का। तो सबसे पहले जो इस तरह के प्रोग्राम कोडिंग करने में सबसे पहली चीज हमें जाननी चाहिए, वो है एल्गोरिथम। यानी हम अपना कोडिंग करने से पहले उसका एल्गोरिथम नोट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम और कुछ नहीं है, जो टास्क हमें करना है उसको स्टेप बाय स्टेप हम सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे मैंने जो आपको टास्क बताया था, तो उसको हम सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे। पहला लाइन, इनपुट फर्स्ट नंबर, यानी हमें यूजर से पहला नंबर इनपुट लेना है। इनपुट सेकेंड नंबर, यानी हमें यूजर से दूसरा नंबर इनपुट लेना है। देन ऐड फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर एंड स्टोर द सम एज थर्ड नंबर, यानी हमें एक थर्ड नंबर क्रिएट करना है, थर्ड वेरिएबल क्रिएट करना है, और उसमें हमें फर्स्ट और सेकेंड नंबर को ऐड करके उसके वैल्यू को, सम को असाइन करना है थर्ड में, राइट। और फिर हमें ये चेक करना है कि थर्ड नंबर जीरो से बड़ा है या नहीं। अगर बड़ा है तो हम डिस्प्ले करेंगे सम इज पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो हम डिस्प्ले करेंगे सम इज निगेटिव। तो ये जो प्रोसेस है, जिसमें हम अपने प्रोग्राम के जो एग्जीक्यूशन को, जो एक जो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम है, उसको जब हम लाइन बाय लाइन सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं, जो प्रोसेस है उसको, प्रोसीजर को, तो इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम, राइट। तो मुझे लगता है कि एल्गोरिथम को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एल्गोरिथम का मतलब ये है कि हमें जो जो स्टेप लेने हैं अपने प्रोग्राम को कोड करने के लिए, उसको सिंपल इंग्लिश में लिखना है, राइट। उसके बाद आता है फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम बन गया, तो उसके बाद हम जाएंगे फ्लो चार्ट बनाने के लिए। फ्लो चार्ट में क्या है? फ्लो चार्ट में अलग अलग तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो लिखते हम एल्गोरिथम को ही हैं, लेकिन
ग्राफिकल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है उसको ही यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फर्स्ट नंबर इनपुट होगा, सेकेंड नंबर इनपुट होगा, ये गलत यहाँ पे इनटू आएगा, देन दोनों को सम किया जाएगा, फिर चेक किया जाएगा सम 0 से बड़ा है कि नहीं। अगर ये ट्रू है यहाँ पे यस आएगा, अगर ये ट्रू है तो डिस्प्ले करेंगे सम इज पॉजिटिव, अगर नो तो डिस्प्ले करेंगे सम इज नेगेटिव, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि जो चीज हमने पहले सिंपल इंग्लिश में लिखी थी उस चीज को एक ग्राफ के जरिए हमने दर्शाया है। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम का उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, राइट। तो ये दो बेसिक चीजें हैं। जब हम कोई लॉजिक बेस्ड कोडिंग करते हैं, सारी कोडिंग लॉजिक बेस्ड ही होती है, जब आप आगे जाओगे तो आपको मालूम चलेगा। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं उसका, फिर अगर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका एक हम फ्लो चार्ट भी बना लेते हैं, राइट। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हाउ टू अप्रोच कोडिंग। इसके अलावे और भी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना होता है, वो हम देखते हैं और क्या चीजें हैं। तो जैसे एल्गोरिथम है, अभी क्या, जब हमने एल्गोरिथम लिख दिया और उसके बाद हमने अपना फ्लो चार्ट भी बना दिया। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे कंडीशंस होते हैं तो हमारा एल्गोरिथम जो है वो बहुत सिंपल पड़ जाता है और उससे डायरेक्ट कोडिंग करते वक्त हमें उतनी आसानी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम और रियल कोडिंग के बीच में एक स्टेज और क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं हम स्यूडो कोड। यानी हम स्यूडो कोड क्रिएट करते हैं। तो स्यूडो कोड क्या है तो टेक्स्ट ही लिखते हैं, बट एक स्टेप आगे है। यानी इसमें हम इसको रियल कोडिंग की तरह का स्ट्रक्चर देते हैं। यानी लैंग्वेज इंग्लिश होता है, बट जैसे आप देखिए यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे इंडेंटेशन दिया हुआ है, टैब दिया है, दैट मीन्स दिस expression belongs to this condition. Similarly, this output belongs to this condition. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अगर कोई इफ कंडीशन लगा है कहीं पे तो उसको ट्रू होने पे क्या एक्शन होगा, और अगर ट्रू नहीं हुआ तो क्या एक्शन होगा। तो इस तरीके से चीजों को लिखने के लिए हम जो सिंपल इंग्लिश का यूज करते हैं उसको हम स्यूडो कोड बोलते हैं। तो ये बेसिक चीजें जो मैं सोचा पहले आपको ये बेसिक चीजें थोड़ा सा क्लियर कर दूं, सो दैट जब हम इफ स्टेटमेंट पे जाएं तो आपको एक बेसिक चीजें पता हो कि हम किस तरीके से कोडिंग को अप्रोच करते हैं। इसके बाद आता है डिसीजन ट्री। ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, डिसीजन ट्री, तो ये सारी चीजें जो हैं, इससे पहले से हमने देखा स्यूडो कोड, ये सारी चीजें जो हैं वो एक्चुअल कोडिंग करने से पहले की जाती है, ताकि जब हम कोडिंग करने के लिए आगे बढ़ें तो हमारे माइंड में पिक्चर एकदम क्लियर हो कि हमें कितने स्टेटमेंट, कितने एक्सप्रेशन उसमें देने हैं, ताकि कोई भी ऑप्शन बचे ना। ऐसा ना हो कि उसमें कोई एरर आ जाए, बिकॉज हम जब इस तरीके से सारी चीज़ें पहले ही हम करके देख लेंगे तो हमारे प्रोग्रामिंग में एरर आने की संभावना बहुत कम होती है। सो these are the process adopted before going for actual coding. So these are the part of documentation which is required to be done for efficient coding. तो डिसीजन ट्री में क्या देखते हैं, तो डिसीजन ट्री में क्या होता है कि जब हमें पता हो कि कुछ इवेंट्स जो है वो हमें
इवेलुएट करने हैं और एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट है, बेस्ड, ठीक है। जब भी एक आउटकम जो है वो किसी रूल पे बेस होता है तो हम उस समय एक डिसीजन ट्री क्रिएट करते हैं। जैसे इसमें देखिए, अब हमने कोई इनपुट दिया, राइट, एज। सबसे पहला जो इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में सबसे पहला कंडीशन क्या है, रूल क्या है, वेदर एज इज लेस देन 18। चेक किया इसने, अगर यस है तो प्रिंट करेगा कि बंदा माइनर है, राइट। अगर ये नो हो गया, ये स्टेटमेंट अगर नहीं सही है, तो दूसरा कंडीशन फिर चेक हो रहा है कि 18 से कम तो नहीं है, बट वेदर द एज इज मोर देन 60। इफ इट इज यस, देन प्रिंट करेगा सीनियर सिटीजन, अगर नहीं है तो प्रिंट करेगा नॉट माइनर। यानी ये एक हमारा डिसीजन ट्री है जिसमें कि हम ये अपने कोडिंग को एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं जिसमें एक एज का इनपुट लेके हम उसको 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं, माइनर, नॉट माइनर एंड सीनियर सिटीजन। तो सेकेंड कंडीशन जो है वो पहले पे बेस्ड है, राइट। तो इसको हम जब इस तरह की हम एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिसीजन ट्री, राइट। तो अभी जब हम ये एक प्रोसेस को, स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया, तो अब हम आते हैं एक्चुअल इफ स्टेटमेंट पे। इफ स्टेटमेंट कभी कभी उसको कुछ लोग इफ लूप भी बोलते हैं, बट इफ लूप नहीं होता, इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है प्रोग्रामिंग में। पाइथन प्रोग्रामिंग में आप जब भी करोगे कोडिंग तो आप देखोगे कि हर तीसरे चौथे लाइन में आप इफ का यूज करने वाले हो, इफ स्टेटमेंट का यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम समझें कि इफ जो हम लगाते हैं उसकी एनालॉजी क्या है, नॉर्मल एनालॉजी क्या है। तो उसको हम एक इवेंट लेते हैं। हम मानते हैं कि एक प्रोसेस है, एक बंदा, उसको इन सब में से कोई एक टोकन उठाना। ये टोकन है, 6 टोकन है। कोई भी बंदा आएगा, उसको इसमें से कोई एक टोकन उठाना है और उस टोकन के बेसिस पे वो इस तीनों में से कोई एक ही रूम में जा सकता है। अगर एक रूम में चला गया तो फिर वो दूसरे रूम में उसको कभी एंट्री नहीं मिलेगी, उसके बाद फिर वो एग्जिट ही करेगा, राइट। तो यहाँ पे 3 रूम बने हुए हैं, 1 2 3, राइट। अभी क्या है, अगर ये टोकन का कोड 20 से बड़ा है तो उसको इस रूम में एंट्री मिल जाएगी। अगर 20 से बड़ा, अगर वो 21 से बड़ा है, सॉरी 21 से छोटा है और 10 से बड़ा है तो उसको सेकेंड रूम में एंट्री मिलेगी। और अगर ना तो या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो अदर्स वाले रूम में उसको एंट्री मिलती है, राइट। यानी हमने 3 रूम क्रिएट किए हैं, 2 रूम में कंडीशन एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया हुआ है और थर्ड जो है वो अदर रूम में। दैट मीन्स इफ हिज टोकन is not satisfying the condition of these 2 rooms either, then he will be given entry into the third room, that is others room, right। अब मान लीजिए वो 5 नंबर का टोकन लेके आता है, तो सबसे पहले वो सीक्वेंस हमें डिफाइन करना पड़ता है कि वो बंदा पहले कहाँ जाएगा। तो हमने इसको नंबर 1 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस रूम पे आएगा। वहां पे जो
मशीन है, उसमें अपना वो कोड दिखाएगा, मशीन चेक करेगा, कोड इज नॉट ग्रेटर देन 20 बिकॉज इट इज 5, तो इसमें एंट्री नहीं देगा, उसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड मैसेज उसको मिलेगा। फिर वो दूसरे रूम में जाएगा, उसको शो करेगा, वहां भी बिकॉज इट इज नॉट ग्रेटर देन 10, इसमें भी एंट्री नहीं मिलेगी। फिर वो थर्ड में जाएगा, और थर्ड में वो जब थर्ड में पहुंचेगा तो थर्ड ओपन है, थर्ड में चेक नहीं हो रहा है कुछ, लेकिन थर्ड में वो तभी पहुंच पाएगा, रास्ता इस तरीके का बना हुआ है कि वो उसको पहले पहला रूम मिलेगा, फिर दूसरा रूम मिलेगा, फिर तीसरा रूम मिलेगा, यानी पहले 2 रूम से उसको गेट के पास से क्रॉस करना ही है। अगर दोनों में उसको एंट्री नहीं मिल पाई तभी तीसरा दरवाजा उसको दिख रहा है, लेकिन तीसरे में कोई चेकिंग नहीं है। दैट मीन्स 2 rooms of conditional access and 1 room is having access without condition, but he should have failed in other 2 conditions, then only he will reach the third door, right? और फिर उस कंडीशन के बेसिस पे जब वो पहले रूम में उसको एंट्री मिल जाती है तो उसका अमाउंट जो है वो कोड से 5 गुना हो जाता है। यानी अगर उसका कोड मान लीजिए 25 होता तो उसको इसमें एंट्री मिल जाती, और फिर उसको अमाउंट मिलते 125, यानी वो यहाँ निकलता तो उसके पास 125 होता। बट दूसरा बंदा अगर वो 12 लेके आया है तो उसको इसमें एंट्री मिलेगी, तो 12 इंटू 10 120 मिलेगा उसको। और अगर उसने 5 रुपये वाला है, यानी उसका कोड 5 है, तो इसमें एंट्री मिलेगी और उसको ओनली 10 रुपीज मिलेंगे। सो दिस इज ओनली एन एनालॉजी I am giving you, that in if statements conditions are given there, and based on that condition the expression inside that condition gets executed once that condition is met. जैसे यहाँ पे अगर कोड ग्रेटर देन 20 था इस 25 के लिए, तभी ये अमाउंट इक्वल टू कोड इनटू 5 ये एग्जीक्यूट हुआ, राइट? यानी हर कंडीशन के अंदर कुछ एक्सप्रेशन होता है जो एग्जीक्यूट होता है, कौन सा कंडीशन फुलफिल होता है वो उस समय मेन चीज होती है। तो इसको हम ये एक एनालॉजी करके मैंने दिखाया कि कुछ रूम्स बनते हैं, जिस रूम में एंट्री होती है उस रूम का ही एक्सप्रेशन रन करता है, बाकी रूम के एक्सप्रेशन रन नहीं करते, राइट? तो इसको और हम क्लियरली देखते हैं। तो जैसे कि हम बोल रहे थे कि जिस रूम में घुसते हैं उसके ही एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होते हैं, तो हम उसको सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट बोलते हैं कि इफ के अंदर ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे स्टेटमेंट सेलेक्ट होते हैं। तो जो अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो ट्रू के साथ वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो फॉल्स वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ये एरो यहाँ नहीं आएगा, ये डायरेक्ट यहाँ जाएगा, राइट? तो ये जो सिलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। तो ये एक्चुअली देखिए, जैसे हमने एक यहाँ पे एक्चुअल इफ स्टेटमेंट लिखा है, जैसे हमने लिखा num1 इज इक्वल टू 35। अब हमने इफ स्टेटमेंट लगाया, इफ num1 इज ग्रेटर देन 30 प्रिंट एज इज मोर देन 30, राइट? और उसके बाद हम इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने ये लिखा है, फिर हमने बाहर आके मेन स्टेटमेंट में लिख दिया प्रिंट प्रोग्राम एंडेड। दैट मीन्स num1 30 से बड़ा हो या छोटा हो, इससे इस प्रिंट कमांड को कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट वाले प्रिंट कमांड को, ये इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होगा। बट ये जो इफ num इज ग्रेटर देन 30 प्रिंट एज इज मोर देन 30, ये जो है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा।
तो ये एक स्ट्रक्चर होता है कि पहले कुछ डिक्लेरेशंस होते हैं आउटसाइड द स्टेटमेंट। एक्चुअली लूप नहीं है, ये स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है और पहले कुछ चीजें डिक्लेयर की जाती हैं, फिर इफ स्टेटमेंट लिखा जाता है, फिर एंडिंग में अगर जरूरत होती है तो स्टेटमेंट के बाहर फिर कोडिंग की जाती है। अब अगर हम इस इफ स्टेटमेंट को देखें तो इसमें आप देखेंगे कि पहले हम इफ लिखते हैं, स्टार्ट्स विद इफ, उसके बाद स्पेस देके हम कंडीशनल एक्सप्रेशन देते हैं, कंडीशन कि क्या कंडीशन चेक करना है। उसके बाद एक हम कोलन देते हैं, कोलन देते ही ये कंडीशन वाली लाइन कंप्लीट हो जाती है, फिर हम उसको एंटर करके सेकेंड लाइन में आते हैं। अभी आप देखेंगे जब भी आप ऐसा करेंगे तो सेकेंड लाइन में ऑटोमेटिकली ये इंडेंट आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली इतनी जगह छोड़ जाएगी इंडेंटेशन की, और कंडीशन के बेसिस पे जो कोड एग्जीक्यूट होना है वो ऑटोमेटिकली इंडेंट के बाद आपको आप टाइप कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज द जनरल कंस्ट्रक्ट। और अभी मैं आपको थॉनी में ये सेम कोड करके दिखाता हूँ, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ वन कंडीशन है, यानी आपने सिर्फ एक रूम क्रिएट किया है, इसमें सिर्फ एक रूम क्रिएट किया है, यानी हमने एक कंडीशन दिया है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उस रूम में उसको एंट्री मिलेगी। लेकिन हमने ये नहीं यहाँ कहीं लिखा कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो कहाँ जाएगा, राइट। हो गया क्योंकि ये कीवर्ड है, तो थॉनी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हम इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, num1 इज ग्रेटर देन 30, हमने कोलन दिया, हमने एंटर मारा। आप देखिए थर्ड लाइन में इंडेंट ऑटोमेटिकली ये इंडेंट आ रहा है, हमने लिखा प्रिंट, प्रिंट कमांड दिया हमने, और क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, एक मैसेज, हमारा एक मैसेज। तो जब भी हम कोई मैसेज स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट करते हैं तो उसको सिंगल कोट या डबल कोट में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं या डबल कोट में भी लिख सकते हैं, मैं सिंगल कोट में लिख रहा हूँ, नंबर इज ग्रेटर देन 30। ये हमारा प्रिंट कंप्लीट हुआ, और अभी हम इफ से एग्जिट करके और मेन प्रोग्राम में लिखते हैं और एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, कोड एंडेड। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या होता। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि नंबर इज ग्रेटर देन 30 बिकॉज num1 इज 35, 35 इज ग्रेटर देन 30। यहाँ पे इसको चेक किया गया, ये ट्रू मिला, ये ट्रू मिला, इसके लिए इस इफ स्टेटमेंट के अंदर जो एक्सप्रेशन थे वो एग्जीक्यूट हुआ और ये लाइन प्रिंट हुआ। और फिर जब इफ स्टेटमेंट एंड हो गया तो उसके बाद जो नेक्स्ट कोड आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट था वो फिर रन किया, राइट। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे ये नंबर हमारा 35 ना होकर 23 होगा, तो आप देख रहे हैं कि बिकॉज नाउ दिस expression has been evaluated as false because num1 is 23, it is not greater than 30, so it is not greater than 30। तो ये if statement के अंदर के जो expression थे जो उसको execute नहीं किया इसने, because ये if के condition को satisfy नहीं किया, इसलिए हमारे इस स्टेटमेंट के अंदर जो कोड लिखे हुए हैं वो रन हुआ ही नहीं, और वो सीधा इसको स्किप करके नेक्स्ट लाइन पे आ गया बिकॉज ये इफ के अंदर है, तो कोड एंडेड हमारा आ गया। अब देखिए अगर मैं ये प्रिंट कमांड को इफ के अंदर कर दूं और फिर रन करूं तो आउटपुट कुछ नहीं है, यानी अभी हमारा ये एक्सप्रेशन
इफ के अंदर है और इफ स्टेटमेंट का कंडीशन जो है फॉल्स आया है, इसलिए ये सारे कोड रन नहीं करेंगे, राइट। तो इसमें हमने एक रूम बनाया था। सिमिलरली अगर हम चाहें तो इसमें मल्टीपल रूम भी बना सकते हैं, अदर रूम भी बना सकते हैं। अदर मतलब अगर ये नहीं हुआ तो जो फॉल बैक ऑप्शन है उसको हम एल्स लिखते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे लिखें इफ के बाद एल्स, एल्स के साथ कंडीशन नहीं डालना होता। एल्स का मतलब जो भी कंडीशंस ऊपर लिखे हुए हैं उनमें से अगर कोई भी फुलफिल नहीं हो पाया तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 30। अभी हम अगर रन करेंगे तो ये फॉल्स हो गया, इसलिए वो अदर वाले रूम में चला जाएगा। देखिए अदर वाले रूम में चला गया। यानी else means if no condition has been fulfilled then it will execute the expression or command or code of else part. So there will always be two parts of if statement. One will be with condition, other will be else, right? But अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशन देने हो तो हम कैसे देंगे वो देखते हैं। तो सपोज कर लीजिए हमें एक से ज्यादा कंडीशन लगाना है। तो हम ये चाहते हैं कि नंबर जो भी हो उसको एवेलुएट करे, वो पहले चेक करे कि 30 से बड़ा है कि नहीं, इज इट ग्रेटर देन 30। इफ इट इज देन इट विल प्रिंट अस नंबर इज ग्रेटर देन 30। अगर 30 से बड़ा नहीं है तो फिर अगेन चेक करें कि क्या 20 से बड़ा है। अगर 20 से बड़ा है तो वो बताएगा नंबर इज ग्रेटर देन 20। और अगर वो भी नहीं है तो दोनों कंडीशन अगर नहीं मीट करता है तो वो एल्स में जाए और बताए हमें कि नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 20 और फिर कोड एंडेड हमें दे। तो हम क्या करते हैं कि इसको अभी रन करते हैं। हमने दे दिया नंबर 35 और हमने इसको किया रन। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये पहला प्रिंट भी दे रहा है और दूसरा प्रिंट भी दे रहा है। हमारा पर्पस ये था, जो हम इफ स्टेटमेंट देते हैं और उसके मल्टीपल ऑप्शन देते हैं तो हमारा पर्पस ये होता है कि उसको किसी एक रूम में ही एंट्री मिलनी चाहिए, मल्टीपल रूम में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो इस इफ को भी एग्जीक्यूट कर रहा है और इस इफ को भी एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी इन दोनों को वो इंडिपेंडेंटली देख रहा है, राइट। तो इसके लिए जब हमें मल्टीपल कंडीशन देना हो और एक्सक्लूसिव कंडीशन हो तो वैसे केसेस में हम पहला कंडीशन में इफ लगाते हैं और बाकी सभी कंडीशन में एलिफ लगाते हैं और फिर एल्स लगाते हैं जब कोई कंडीशन फुलफिल ना हो तो अभी हम सेम कोड रन करके देखते हैं और आपने देखा कि जब पहला कंडीशन फुलफिल हो गया तो बाकी के लिए वो गया ही नहीं। सो ये सही तरीका है इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने का। इफ एलिफ एल्स, एलिफ मल्टीपल हो सकते हैं। पहला कंडीशन इफ से लिखा जाता है, बाकी सारे कंडीशन एलिफ से लिखे जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर हम एक और कंडीशन डालते हैं इसमें, तो अभी हमने एक और कंडीशन डाल दिया कि ग्रेटर देन 10 होगा तो वो भी बताएगा। और अब अगर हम मान लीजिए इसमें हम नंबर हमने दे दिया 11 और रन किया तो आप देखेंगे जो आउटपुट हमें मिला, नंबर इज ग्रेटर देन 10 एंड कोड एंडेड। दैट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे,
नंबर 11 था, पहला कंडीशन में गया, वो फॉल्स मिला तो इसको स्किप कर गया। दूसरे कंडीशन को चेक किया, फॉल्स मिला, इसको स्किप कर गया। थर्ड कंडीशन पे चेक किया, ये ट्रू था, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। और एक बार अगर एक रूम में वो एंटर कर गया तो फिर वो अगले रूम में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा ही नहीं, फिर यहाँ से वो सीधा एंड पे जाएगा, राइट। अगर ये थर्ड को भी फुलफिल नहीं करता, ये होता 9, तो हमें क्या आउटपुट मिलता? अगर हमने 9 डाला है तो देखिए नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10, यानी तीनों में गया, तीनों फॉल्स मिला। चौथे में कोई, तीनों ही कंडीशन चूंकि वो फुलफिल नहीं किया, इसलिए ऑटोमेटिकली इट विल गो इनटू द एल्स वन, क्योंकि किसी न किसी एक रूम में तो उसको जाना है अगर एल्स दिया हुआ है तो ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है इफ स्टेटमेंट का, मुझे लगता है। और चूंकि ये कंडीशन बेस्ड होते हैं स्टेटमेंट, इसलिए इफ को एक कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो हम वापस अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये स्ट्रक्चर जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इसमें हमने एक कंडीशन दिया हुआ था, इसमें हमने एक कंडीशन और एक एल्स यानी फॉल बैक ऑप्शन दिया है, दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा। इसमें हमने दो कंडीशन दिया है, एक फॉल बैक ऑप्शन दिया यानी एल्स। सो जितने भी ऑप्शन देने हो, पहला में इफ लगेगा और उसके बाद एलिफ एलिफ चलता रहेगा। आपको किस तरीके से उसको चेक करना है, तो कंडीशन को जो सीक्वेंस बनाना है वो आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है, बिकॉज ये सीक्वेंस के हिसाब से ही चलेगा। पहला कंडीशन पहले एग्जीक्यूट होगा, दूसरा कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होगा जब पहला फेल कर जाएगा। सो बी वेरी श्योर बिफोर राइटिंग इफ स्टेटमेंट, इससे पहले आप एक स्यूडो कोड लिख लें तो अच्छा है। वहाँ पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपका कोड किस तरीके से रन करने वाला है, और आप सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर अपना कोड रन कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको इफ स्टेटमेंट जो है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, उसके बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको मालूम चल गया है, और एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और डिसीजन ट्री, इसके बारे में भी आपको मालूम चल गया है। सो अभी आप एक ओवरऑल आपको समझ में आई बात, तो आपको लगता है कि हाँ भाई ये तो सही है, ये किया जा सकता है। तो ये हम लोग साथ में करेंगे भी, सक्सेसफुली करेंगे। और इफ स्टेटमेंट आप याद रखना, आपको हमेशा यूज करना है, तो इसको अच्छे से समझ लें। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू ऑल फॉर coming to our channel DoPy and continuing the series Decoding Python। और इसके आगे भी हम और आगे जाएंगे और हम लूप भी पढ़ेंगे, फॉर लूप, फाइल लूप भी देखेंगे। बट अभी आप इफ स्टेटमेंट की अच्छी से प्रैक्टिस करें, और अगर कोई चीज़ भी नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। सो थैंक्स अ लॉट।